बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम इससे पहले एक आर्टिकल पढ़ चुके हैं जो आपको याद होगा, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब हम टॉर्क ऑन कॉइल डिस्कस करते हैं। पहले तो कंडक्टर और कॉइल का रिलेशन देख लेते हैं कि वो किस तरह से है। लेट कंसिडर दैट आर्टिकल है जो हमारे पास टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद कॉइल के ऊपर लगने वाले टॉर्क को हमें डिस्कस करना है। वी हैव टू पोल्स, one is north pole, another one is साउथ पोल। नॉर्थ और साउथ के दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड होगी जो नॉर्थ से लाइन स्टार्ट होंगी और साउथ की तरफ जाएंगी। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक लूप इस तरह से बना देते हैं। वायर को रेक्टेंगुलर शेप देकर ये बना दिया। इस किनारे का नाम ए, बी, सी और डी रख दिया। मेरे पास ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाए, इसके ऊपर वो कॉइल रोटेट कर सके। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से ए पॉइंट तक का डिस्टेंस और बी पॉइंट तक का डिस्टेंस, ये भी a/2, ये भी a/2 हो जाए। टोटल यहाँ से यहाँ तक a होगा और लेंथ ऑफ कंडक्टर इज l। यानी अगर आप चार कंडक्टर्स को इस तरीके से रखते हैं तो हमारे पास वो एक लूप बन जाती है। फिर लूप को अगर नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा कर देते हैं तो वो कॉइल बन जाती है। तो सबसे पहले तो हम लूप की बात करते हैं कि लूप के ऊपर टॉर्क कितना अमल करेगा, फिर हम कॉइल के ऊपर टॉर्क फाइंड आउट करने के काबिल हो जाएंगे। तो जैसे ही इसमें करंट फ्लो करेगी, करंट इंटर इन दिस डायरेक्शन, आई करंट, यहां से ये आई करंट इधर को जाएगी, यहां से इधर को होती हुई ऊपर को और इधर से बाहर को निकल जाएगी। ये करंट का पाथ होगा। करंट डी से ए से बी से सी से बाहर निकल जाएगी। दिस इज करंट आई। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स ऑन डी ए या ए डी कंडक्टर के ऊपर जो लग रही होगी, दैट इज F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा से निकाली जा सकती है। बाकी सबको हम एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें। सिर्फ इस एक कंडक्टर की बात करें कि जब एक कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा होता है तो उस पर लगने वाली फोर्स F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा से निकाली जा सकती है। अब मैग्नेटिक फील्ड इस सिमत में है, कंडक्टर नीचे पर, क्योंकि करंट नीचे बजा रहा है, एंगल 90 होगा। तो हम फोर्स ऑन कंडक्टर DA will be FDA ILB साइन ऑफ 90, साइन 91 हो जाए। तो दिस फोर्स इज इक्वल टू ILBI। सिमिलरली अगर हम ये देखें तो इस पे फोर्स 0 लगेगी, तो फोर्स ऑन AB डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। जब फोर्स ही नहीं है तो टॉर्क अमल नहीं होगा। फिर हम इसकी बात करते हैं तो D से C तक, फिर
मैग्नेटिक फील्ड इस सिमत में, कंडक्टर करंट ऊपर को जा रही तो कंडक्टर ऊपर की सिमत में, एंगल फिर 90 होगा। हमारे पास फोर्स जो है वो मैक्सिमम लग रही है। फोर्स ऑन BC will be FBC is equal to ILB sin of 90. Sin 90 is equal to 1, that is equal to ILB. These two forces are equal in magnitude. जो दोनों कंडक्टर्स पर लगती हैं, D से A और B से C तक। C से D तक कोई फोर्स नहीं लगती, A से B तक कोई फोर्स नहीं लगती, बिकॉज दीज कंडक्टर्स आर एंटी पैरेलल एंड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो जो कंडक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल हों उन पर फोर्स कोई नहीं लगती, वो जीरो टार्क प्रोड्यूस करेंगे। अब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस ऑपोजिट कंडक्टर के ऊपर लग रहे हैं, सॉरी सामने सामने वाले कंडक्टर्स पर लग रहे हैं। अब वो उनकी डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो इस कंडक्टर में उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की सिमत को, थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, पाल्म इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हमारे पास जो फोर्स अमल करेगी वो इनवर्ड करेगी। इनवर्ड को आप किसके साथ शो करते हैं, यहाँ पे मैं इनवर्ड फोर्स को शो करता हूँ, इनवर्ड को क्रॉस के साथ शो करते हैं। और यहाँ पे उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, थंब डाउनवर्ड, फोर्स बाहर को, तो यहाँ पे हम डॉट के साथ शो करते हैं। तो ये हमारे पास दो फोर्सेस ऑपोजिट सिमत में लगेंगे। जब दो कंडक्टर्स के ऊपर ऑपोजिट सिमत में फोर्स लगती हैं तो वो कंडक्टर रोटेट होता है, मसलन वो कॉइल रोटेट, वो लूप रोटेट करेगा। इसके ऊपर फोर्स इनवर्ड लग रही और इस पर आउटवर्ड, तो सेंटर में एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये इस तरह से रोटेट कर जाए, तो इसकी रोटेशन हो गई, तो हम कहेंगे टॉर्क इसके ऊपर जो है वो लगने लग गया। इस रोटेशन में दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस अमल कर रही हैं। जब दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस अमल करें तो फोर्सेस का सम तो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन टॉर्क का सम ज़ीरो नहीं होगा। उस वक्त उस कॉइल के ऊपर टॉर्क ज़ीरो अमल नहीं करेगा। जबकि पूरी लूप के ऊपर फोर्सेस अगर हम देखें तो टू इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस हैं, तो फोर्सेस ज़ीरो आ जाएंगे। हम इस बात को लिखते हैं कि टॉर्क इसके बराबर होगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। अब इस दो टॉर्क्स इसके ऊपर अमल कर रहे हैं, टॉ इज इक्वल टू टॉ वन प्लस टॉ टू। टॉ वन में फोर्स कौन सी है, ये वाली, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, FCD BC ILB, तो फोर्स आ जाएगी, इस फोर्स की जगह आ जाएगा ILB मल्टीप्लाइड बाय यह A/2, ये एक टार्क आ गया, प्लस दूसरी फोर्स दूसरे कंडक्टर पर लग रही है, वो भी ILB मल्टीप्लाइड बाय A/2। A/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस कंडक्टर तक का फासला A/2, तो ये मूवमेंट आर्म बने। हम इन दोनों में से कॉमन अगर ले लें तो कॉमन हमारे सामने क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू ILB A/2 बाकी बचेगा और इधर भी A/2 बचेगा। A/2 को प्लस करेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2A प्लस A, 2 पर 2A आ जाएगा, टॉ इज इक्वल टू ILB 2A/2, ये से कैंसिल, टॉ इज इक्वल टू ILB इंटू A आ जाए। अब A यहां से यहां तक की एक्चुअली में विड्थ है इस लूप की, स्मॉल है, और लेंथ ऑफ द लूप इज L। हम लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ करते हैं तो दिस इज एन एरिया, टॉ इज इक्वल टू IAB आ जाए। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्ट ऑन टू कॉइल्स। उन दोनों कॉइल्स के ऊपर लगने वाला, उस लूप के ऊपर लगने वाला जो मैक्सिमम टार्क है, लूप होता है सिर्फ एक ही चक्कर, अभी आपने बायता दिया, तो वो IAB के बराबर आ गया। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि सिर्फ वो फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है जो मूवमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है। मूवमेंट आर्म इस सिमत में है, मूवमेंट आर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सिमत में है,
और फोर्स या तो बाहर को है या फिर फोर्स इनवर्ड है। तो परपेंडिकुलर फोर्सेस जो हैं वो सिर्फ टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। अगर ये कॉइल यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ कॉइल का कितना एंगल बन रहा है, 0। लेकिन जब ये कॉइल रोटेट कर जाएगी तो यही एंगल किसी और एंगल में बदल जाएगा। हम उस एंगल को अगर बनाएं, हम इसमें लिखते हैं कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है और हमारी जो कॉइल है वो इस तरह से रोटेट अप करके यहाँ पे चली, तो कितने एंगल पर गई, अल्फा एंगल पर चली। अब आपके पास ये मोमेंट आर्म स्मॉल ए था, ये मोमेंट आर्म, इस मोमेंट आर्म स्मॉल ए के दो कंपोनेंट्स बनेंगे। या आप इसमें एक कंपोनेंट होगा इसकी डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा इसके परपेंडिकुलर। अल्फा के सामने वाला ए को रिजॉल्व करें तो ए साइन ऑफ अल्फा आ जाता है, और अल्फा के साथ वाला ए कॉज ऑफ अल्फा है। अब कौन सा मोमेंट आर्म टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ वो मोमेंट आर्म टॉर्क प्रोड्यूस कर सकता है जो मोमेंट आर्म किस सिमत में हो, मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में। तो ये बहुत आसान काम हो जाता है, यहाँ जैसे यहाँ पे किया। आप अपनी फोर्स की मैग्नीट्यूड आई एल बी को मोमेंट आर्म के साथ प्रोडक्ट कर लें तो टॉर्क बराबर आ जाता है। मोमेंट आर्म ए कौन सा, जो मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में है। अगर ये तो था मैक्सिमम, अगर कॉइल रोटेट कर जाती है एट एन एंगल अल्फा तो फिर आपके पास जो टॉर्क होगा वो किसके बराबर आएगा, और हमें लिखना है तो हम लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम फोर्स इज आई एल बी, मैक्सिमम फोर्स आई एल बी है, मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म जो मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में है ए, वो लेना। लेकिन अब मैग्नेटिक फील्ड की सिमत में है ए कॉज ऑफ अल्फा, याद है। अब ए और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये एरिया बन जाएगा, टॉ इज इक्वल टू आई ए बी कॉज ऑफ अल्फा आ जाएगा। दिस इज द टॉर्क एट एन एंगल ऑफ अल्फा व्हेन कॉइल इज रोटेटेड। जब कॉइल रोटेट कर चुकी होती है तो एंगल अल्फा, एंगल अल्फा किस किस का है, ये उस लूप की प्लेन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है मेरी फिंगर की सिंबल में। मैग्नेटिक फील्ड और प्लेन ऑफ द लूप के दरमियान में जो एंगल होगा उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हमारी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन बन गई आई ए बी कॉज ऑफ अल्फा फॉर अ सिंगल लूप। अब लूप की तादाद ज्यादा कर दें तो कॉइल बन जाएगी। तो फॉर कॉइल, कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स n होती हैं तो n ए बी कॉज ऑफ अल्फा बन जाएगा। इसको हम शॉर्टकट में याद रखते हैं नायाब कॉज अल्फा। ये टॉर्क का फार्मूला आ जाता है ऑन अ लूप, कि किसी लूप के ऊपर जो अमल करने वाला टॉर्क है वो इस तरह से हम निकाला जा सकता है। अल्फा इज एंगल किस किस के दरमियान में, अल्फा इज एन एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द लूप एंड मैग्नेटिक फील्ड। और अल्फा अगर जीरो होता है इस सेंस में, जैसे ये प्लेन भी सीमित में है मैग्नेटिक फील्ड भी सीमित में, तो अल्फा जीरो होगा, कॉस ऑफ 0 1, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू बदलेगी तो उससे आपके टॉर्क की वैल्यू बदल जाएगी। मैक्सिमम टॉर्क किस एंगल पर होगा, जब आपके पास अल्फा 0 होगा और उसके अलावा टॉर्क की वैल्यू जो है वो चेंज होती जाएगी जैसे जैसे आपके अल्फा एंगल की वैल्यू तब्दील होती जाएगी। ये था जी टॉर्क के बारे में। अब बेटे इस आर्टिकल की कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स जो हैं वो लिख लेते हैं हम, जो हमें हेल्प करेंगे। इम्पॉर्टेंट नोट, जिसमें पहला पॉइंट है कि हमारे पास नेट फोर्स ऑन लूप इज इक्वल टू 0
but net torque will not. Number 2, maximum torque on loop will be tau is equal to NIAB at an angle alpha is equal to 0 degree when plane of loop and magnetic field are in same direction। ये उसका खत्म किया। और इसमें अल्फा एंगल किस किस के दरमियान में है? बिटवीन प्लेन ऑफ द लूप, अल्फा इज एन एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ लूप and magnetic field। नंबर 3, ये टॉर्क मिनिमम कब होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड इस सिमत में होगी और प्लेन ऑफ लूप ऐसे, यानी यहाँ पर प्लेन पर पैरेलल है, यहाँ पर प्लेन परपेंडिकुलर। जब प्लेन परपेंडिकुलर हो जाएगी, अल्फा 90 हो जाएगा, तो टॉर्क 0 अमल कर रहा होगा। When plane of loop perpendicular to the field lines, then torque will be minimum or 0। torque is equal to 0। उस वक्त चूंकि अल्फा 90 होगा, तो फार्मूले में आप पुट करें तो NIAB cos ऑफ 90 डिग्री, तो वो हमारे पास बेटे 0 आ जाएगी। cos 90 की वैल्यू 0 होगी। अब किसी भी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस चैप्टर का निकल आया कि आप किसी भी लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रख के अगर उसमें से करंट पास करें तो वो लूप जो है वो रोटेट करनी शुरू हो जाती है, उसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो जाता है। और वो टॉर्क उस लूप को, या अगर आप नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा लें तो कॉइल बन जाएगी, तो उस कॉइल को उस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर देगी। यही एक्चुअली में बेसिक कॉन्सेप्ट है मोटर का। मोटर में जो आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में मोटर देखते हैं, तो वो मोटर क्यों रोटेट करती है? जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन करते हैं, अब देखते हैं पानी वाला पंप जो है, यानी वो मोटर है, वो रोटेट करने शुरू कर देती। तो उसकी रोटेशन क्यों पॉसिबल है? बिकॉज उसमें एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने कॉइल रखी हुई, ऐसे तार को लपेट कर कॉइल बना के रखा हुआ। उस कॉइल में जैसे इलेक्ट्रिकल करंट पास करती है, दैट प्रोड्यूस टॉर्क। वो टॉर्क की लगने की वजह से वो कॉइल रोटेट करनी शुरू कर देती है एक ख़ास सिमत में। और उसकी सिमत जो है ये डिपेंड करेगी कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है। इट इज़ डिसाइडेड बाय द फोर्स, या हम कह लें कि डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल। डायरेक्शन ऑफ करंट जिस सिमत में फ्लो करेगी, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देते हैं तो उसकी रोटेशन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। इसी तरह हम फ़ैन यूज़ करते हैं, हमारे घर में लगा पेडिस्टल फ़ैन हो या सीलिंग फ़ैन हो, दोनों में ही मोटर का इस्तेमाल है। तो उसके अंदर भी यही टॉर्क का प्रिंसिपल जो है वो अमल करता है और उसमें हमें रिजल्टेंट में ये चीज़ हासिल हो जाती है।
तो जिस जिस जगह पर भी टॉर्क अमल करेगा वो टॉर्क आपको एक्चुअली में इस कॉइल की वजह से ही, इसमें करंट फ्लो करने की वजह से ही मिल रही होगी। तो दिस इज एन आर्टिकल जो हमारा टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल है। ओके, अल्लाह हाफिज़।